नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। चाहे आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, तो यहां पर जी हां लाइव क्लास सीरीज है जारी, तो आप हमें कर सकते हैं ज्वाइन। तो ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको करना ये है कि जी हाँ, यहाँ पर एक लाल कलर का बटन आपको दिखाई देगा, उस रेड कलर के बटन को आपने प्रेस कर लेना है। जी हाँ, वो है सब्सक्राइब करने के लिए बटन। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की लाइव सीरीज, जी हाँ, आज की लाइव सीरीज में टॉपिक रहेगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जी हाँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, या फिर ये कहिएगा कि आज हम आपको करवाने वाले हैं ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज। जी हाँ, लाइव टेस्ट रहने वाला है 50 एमसीक्यूज का। तो लाइव टेस्ट सीरीज में पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा। स्कोर कितना रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमें फेसबुक पेज और साथ में टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर जी हाँ सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, चैनल का नाम है पवन कुमार विश्वजीत। तो चलिए आपकी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए, बातों में मैंने इतना टाइम दे दिया था आपको कि आप पेन और पेपर अपना पास में लेके बैठ जाएं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? जी हाँ, यहाँ पर सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो आरबीसी है। जी हाँ, आरबीसी। आरबीसी मींस यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और जिन चार ऑप्शंस में से आपको ठीक लगे उस पे आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो राइट है यहाँ पर आपका अस्थि मज्जा। जी हाँ, बोन मैरो के अंदर बनती है आपकी आरबीसीज, और बोन मैरो को अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको कैल्शियम और फास्फोरस अपना उचित मात्रा में लेना चाहिए, और उस कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए आपके पास में होना चाहिए विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है आपसे, आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? देखिए, क्वेश्चन की फॉर्मेशन मैंने चेंज कर दी। अब यहां पर आंसर कैसा रहेगा इसका वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सीरीज कैसी लगती है भाई, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, जिससे मैं मोटिवेटेड हूं और आपके क्वेश्चन का, जी हाँ, आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए मैं भी तैयार रहता हूं। चलिए राइट है यहां पर अस्थि मज्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी। जी हाँ, यहाँ पर उच्च 49 का मतलब है जो हाई एल्टीट्यूड एरिया होता है। जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो आपके सेल्स हैं उन सेल्स के साथ में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए आरबीसी के साथ में क्या हो रहा है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, आरबीसीज की संख्या बढ़ेगी या फिर आरबीसीज की संख्या घट जाएगी। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आपका आरबीसीज की जो संख्या है वो बढ़ेगी। जी हाँ, आरबीसीज की संख्या बढ़ेगी और इसके साथ में जो साइज है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है राइट हो जाएगा आपका संख्या बढ़ेगी। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर जब आरबीसीज, एक चीज और बता दूं आपका, आरबीसी जब आपकी बढ़ जाएगी तो नॉर्मली और यहाँ पर जनरली अगर हम कहें, देखिए आपके, अगर मैं मैन की बात करूँ तो मैन है, मैन के अंदर आपकी ये 4.5 लाख से लेके, जी हाँ, 4.5 लाख से ऊपर आपकी रहेंगे। ठीक है, 4.5 लाख से लेके 6 लाख तक ये आपकी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि आरबीसीज की संख्या बढ़ेगी। अब जब आरबीसीज की संख्या बढ़ेगी तो भाई आपकी बॉडी के अंदर एक होता है आपका हाइम, ठीक है, हीमोग्लोबिन भी आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? जी हाँ, यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन है आपसे कि जो आपकी बॉडी के अंदर होती है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसका काम क्या रहता है, फंक्शनिंग क्या रहती है? चार ऑप्शंस है, ऑप्शंस को जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए तो राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर आपका, जी हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। जी हाँ, आपका इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है डिपेंड करती है कि आपकी वाइट ब्लड सेल्स कैसे हैं, और जो CO2 और O2 को लेके जाने का काम है वो करती है आपकी, जी हाँ, आरबीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? अब देखिए, जो आपकी बॉडी के अंदर आपके वाइट ब्लड सेल्स है उसके अंदर भी किस्म पाई जाती हैं, टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से किस्म के, कौन से टाइप के आपके वाइट ब्लड सेल्स है सबसे ज़्यादा रहते हैं। इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स,
लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है न्यूट्रोफिल्स। जहां न्यूट्रोफिल्स है वो ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? मीन्स भाई कोई ऐसा, जैसे कि घर में कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो नहीं बुलाया गया है किसी भी फंक्शंस वगैरह में, तो आप उसके लिए जो रिएक्ट करते हैं वो कौन करता है? घर में छोटा बच्चा करता है, बड़ा करता है, या फिर जो घर का मुखिया होता है वो पूछता है? तो यहाँ पर चलिए आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। ठीक वैसे ही आपको बताना है कि जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोई ऐसा अनवांटेड सब्सटेंस या फिर जिसकी ज़रूरत आपकी बॉडी में नहीं है वो जब एंटर होता है तो उसके लिए रिएक्शन कौन करेगा? आरबीसीज करेगी, डब्ल्यूबीसीज करेगी, पट्टिकाणु या फिर जीव द्रव्य? जीव द्रव्य होता है आपका प्लाज्मा और पट्टिकाणु का मतलब है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने ऑप्शन है वो चेक कर लिए। तो राइट ऑप्शन है यहां पर कार्ल लैंडस्टीनर। जी हाँ, लैंडस्टीनर ने जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच फैक्टर का पता लगाया था। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर मेनली आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव होता है। जैसे आपने अपना देखा होगा कि आपका जो ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव, ठीक है, ऐसे। तो जो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव जो आपको साइन दिखाई दे रहे हैं ये आपके आर एच फैक्टर के होते हैं। तो चलिए इसकी खोज किसने की है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि राइट ऑप्शन बिल्कुल आप सही पे क्लिक करेंगे और राइट है यहां पर आपका लैंडस्टीनर और वेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर नहीं पाई जाती है एंटीबॉडी? 4 ऑप्शन, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर आपने चूज कर लिया। तो राइट है यहां पर ए बी। जी हाँ, जो ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहां पर ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जल्दी से देखिएगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए एंटीजन नहीं होता है, यह है आपका ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करेगा? शरीर के तापक्रम को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए 4 ऑप्शंस में से राइट। तो चलिए राइट की तरफ हम बढ़ेंगे और राइट है यहां पर प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? 4 ऑप्शंस स्क्रीन पर। प्रतिकूल वातावरणीय दशा मीन्स जो आपकी बॉडी की स्टेबल एनवायरनमेंट है उसके लिए, पोषक पदार्थों की कमी मीन्स जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसकी वजह से, या फिर विपत्ति के लिए और संक्रमण के लिए। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए तो राइट है यहां पर संक्रमण के खिलाफ। जी हाँ, इसका कार्य होता है एंटीबॉडीज का कि वो जो संक्रमण होता है उसके खिलाफ काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच फैक्टर जिसकी खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर और वेनस ने, तो यहां पर आर एच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से है, बंदर से है, मनुष्य से है या फिर बिल्ली से है? तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहां पर बंदर से। जी हाँ, आर एच फैक्टर का जो नाम है वो रेसस बंदर से लिया गया है। जी हाँ, रेसस बंदर पर खोज की गई है कार्ल लैंडस्टीनर और वेनस के द्वारा। तो यहां पर आर एच फैक्टर आपका बंदर से रेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? जी हाँ,
देखिए, हम शादी में कुंडली ज़रूर देखते हैं कि कुंडली का मिलान कर ले, राशियों का मिलान कर ले, मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है, मांगलिक है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी होता है आपका ब्लड ग्रुप को यहाँ पर देखना कि अगर आपके ब्लड ग्रुप के लिए आरएच फैक्टर है वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हैं, अगर इस पे काम किया जाए तो जी हाँ, आने वाले जो हमारी जनरेशन होती है उसमें भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपने ज़रूर चेक कर लिए होंगे। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर ये, जी हाँ, यहाँ पर अगर आर एच फैक्टर प्लस हो, जी हाँ, आर एच पॉजिटिव अगर मेल है और आर एच नेगेटिव फीमेल है, तो इनका जो जोड़ा शादी के लिए अगर हम बात करें तो भाई उपयुक्त नहीं है। इसकी वजह से होगा क्या कि जो बच्चा होगा उस बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या फिर बच्चे की गर्भ में ही डेथ भी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि आरएच फैक्टर अगर पॉजिटिव है यहाँ पर और आरएच नेगेटिव है फीमेल का, तो उस कंडीशंस में होता क्या है, यही होता है कि गर्भाशय के अंदर ही मीन्स यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान ही इस बच्चे की डेथ हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चंस मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट और ऐसी जानकारी लेकर आऊं ताकि मैं भी आपके साथ में लर्न कर सकूं। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है अगर प्रेगनेंसी के दौरान, जी हाँ, गर्भ के अंदर ही बच्चे की मौत हो जाती है रक्त का थक्का बनने के कारण। तो ये किसकी वजह से होता है? चलिए, चार ऑप्शंस स्क्रीन पर। और अब तो देखिए इसका बिल्कुल इजी क्योंकि बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में हमने दिया था। तो यहाँ पर राइट है कि पिता है उसका आरएच फैक्टर प्लस है और यहाँ पर जो माता है उसका आरएच फैक्टर नेगेटिव है। तो इसकी वजह से जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है और इसी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? चलिए, ग्राह्यता कौन रखता है मीन्स ग्रहण कर सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो राइट है भाई यहाँ पर आपका ए बी, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो सबका ले सकता है, लेकिन अगर देने की बात आ जाए तो ये कंजूस बन जाएगा। जी हाँ, ए ब्लड ग्रुप से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ का भी ले लेगा और खुद अगर ए बी कोई है तो उसका भी ले लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर इसको बात बोल दे कि भाई आपको देना है तो ये बोलेगा भाई मैं कंजूस हूँ इस मामले में। मीन्स ये सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप ए बी को ही दे सकता है और जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर रहता है। और ओ के अंदर भी अगर हम बात करें तो ओ के अंदर भी आपको कौन सा है? ओ नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि रीजन क्या है कि इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है? उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए, एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड ये बात कर रहा है तो इस हिसाब से आप बिल्कुल समझ गए होंगे इसकी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो चलिए राइट है यहां पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर। राइट की तरफ बढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चूज कर लिया। तो राइट है यहां पर जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है, लेकिन अगर लेने की बात आएगी तो वो सिर्फ अपने ही ग्रुप वाला फिर इसको चाहिएगा, ठीक है। तो ठीक यहां पर ये भी है कि इसके अंदर आप फिर बोलेंगे कि सर ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं कि ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो कौन सा है ओ, तो वो हो जाएगा आपका ओ नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? देखिए, दे सबको सकता है, लेकिन अगर लेने की बात आए तो ये भी, जी हाँ, भगवान ने इसको भी ऐसा बना दिया, या फिर ये कहिएगा कि जो हमारी बॉडी की आपकी स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, वो ये कहती है कि आप
अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं तो आप किसका ले सकते हैं? जी हाँ, सिर्फ अपना ही ले सकते हैं, अदरवाइज दूसरे का नहीं ले सकते। और ए बी के साथ में हमने ये देखा था कि ए बी ले सबका सकता है लेकिन देगा सिर्फ अपने वाले को ही। ठीक है, तो ये भी चलिए एक आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रेजेडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? पुनरुद्भवन देखिए मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। पुनरुद्भवन का मतलब है कि अपने आप को दोबारा से रिफॉर्म कर ले, दोबारा से बना ले। ऐसी शक्ति किसके अंदर होती है? कौन सा अंग है? प्लीहा, वृक्क, मस्तिष्क या फिर यकृत? स्प्लीन है, किडनी है, ब्रेन है या फिर लीवर है? चलिए राइट है यहाँ पर आपका लीवर। ठीक है, 80% अगर आपने डोनेट कर दिया है तो भी आपका जो 20% है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को रिफॉर्म कर लेगा, और ये बना होता है आपके हैप्टिक सेल का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और बनाता क्या है ये भी याद रखिएगा भाई, बाइल जूस बनाने का काम मेनली इसका रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? जी हाँ, ट्रांसप्लांट की बात आती है। ठीक है, दोबारा से किसी के अंदर डालना है तो भाई कौन कौन से ऐसे आपके पार्ट्स है बॉडी के जिसको आप दोबारा से प्रत्यारोपण नहीं कर सकते, ट्रांसप्लांट उसको नहीं कर सकते? किडनी है, हार्ट है, लंग्स है या फिर ब्रेन है? तो चलिए राइट राइट बिल्कुल यहाँ पर मस्तिष्क, ब्रेन है, उसको आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। बाकी आपका लंग्स को कर सकते हैं, आपका हार्ट है और आपका किडनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायफ्राम, सेंट्रियोल, अपेंडिक्स और मोलर टीथ? तो चलिए राइट की बात करेंगे। राइट है यहाँ पर आपका डायफ्राम। ठीक है, ये एक अवशेषीय अंग नहीं है। और डायफ्राम मेनली किसके लिए होता है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मेनली आपकी फंक्शनिंग करता है। ठीक है, और आप ये कहिएगा कि रेस्टिंग पोजीशन में, ठीक है, उसमें भी आप ये देखिएगा कि जो रेस्ट पोजीशन में होती है, रेस्ट देखिए हम नॉर्मली जितना भी काम करते हैं वो रेस्टिंग कंडीशंस में होता है, तो उस टाइम पे आपका डायफ्राम काम कर रहा होता है। आपकी जो रिब्स है उस रिब्स पे आपने देखा होगा कि आपकी मसल्स होती है, और रिब्स पे जो मसल्स होती है उसको कहा जाता है आपकी कौन सी मसल्स? वो होती है आपकी, चलिए तो यहाँ पर जो आपकी मसल्स होती है इंटरकोस्टल मसल्स, तो वो जब भी आप कोई ऐसा हार्डवर्क करते हैं तो इंटरकोस्टल मसल्स है वो रिब्स के साथ में मिलकर काम करती है और आपके रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग में आपका हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जो जीवाणु है एंजाइम से मर जाते हैं? चलिए, आंसू में कौन सा ऐसा एंजाइम है जिससे जीवाणु मर जाएंगे? एमाइलेज, यूरिएज, लाइसोजाइम और टाइलिन? तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर लाइसोजाइम। जी हाँ, लाइसोजाइम होता है आंसू के अंदर जिससे जो जीवाणु है वो आपके खत्म हो जाएंगे। और मुझे ये बताइएगा कमेंट करके, चलिए आपके लिए कमेंट वाला एक छोड़ देता हूँ मैं, टाइलिन किस में होता है? चलिए, टाइलिन किस में पाया जाता है? ग्लैंड्स में पाया जाता है, स्लाइवा में होता है, बाइल जूस में होता है या फिर आपके इंसुलिन में पाया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है किससे बना होता है? चलिए देखिए, क्वेश्चन को पजल करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है, बॉडी के अंदर अधिकांश जो तत्व होता है कौन सा रहेगा? किसकी बनी होती है? पानी की, ब्लड की, बोन्स की या फिर टिश्यूज की? तो चलिए, जो अधिकांश भाग होता है ये है आपका पानी का। जी हाँ, 60 to 70% योर बॉडी जस्ट मेड बाय वाटर। ठीक है, किससे बनी हुई होती है भाई? याद रखिएगा, वाटर से आपकी बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करते हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? चलिए, वो आपकी कौन सी प्रक्रिया होगी? सक्रिय परिवहन है, विसरण और सक्रिय परिवहन है या फिर परासरण है? चलिए तो राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे,
क्वेश्चन आ गया है 27 और 27 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो एसिड्स की संख्या क्या होती है। एमिनो एसिड को आप कह सकते हैं क्या, प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा भाई, ये एक आपका प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो आपके होते हैं और उसका आप कह सकते हैं कि जो आपका सबसे छोटा रूप है वो है आपका एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स वैसे कितने होते हैं, तो वैसे तो आपके, चलिए मैं बता देता हूँ कि 23 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। तो हमें चाहिए कितने, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। राइट, चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर 20। जी हाँ, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स वी हैव रिक्वायर्ड थ्रू आर बॉडी। ठीक है, और इसमें से 20 के अंदर भी अगर आप, चलिए मैं 20 के अंदर भी आपको बता देता हूँ कि 20 में से आपको जो 9 टाइप ऑफ एसेंशियल आपकी एमिनो एसिड्स होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं खाने के थ्रू, बाकी अपने आप बॉडी उसको जनरेट कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मायोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु होती है। तांबा है, चांदी है, सोना है या फिर लोहा है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़िएगा, मायोग्लोबिन की बात कर रहा है ना कि हीमोग्लोबिन की। ठीक है, चलिए राइट की तरफ क्वेश्चन है, राइट यहां पर, और राइट आंसर है यहां पर आपका तांबा। जी हाँ, कॉपर होती है मायोग्लोबिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी रहती है। सामान्य की बात कर रहे हैं, रेंज की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए सामान्य तौर पर कितना होना चाहिए। जी हाँ, ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं इसको। चलिए राइट है आपका, जी हाँ 14.5 ग्राम अगर आपका हीमोग्लोबिन है तो बहुत अच्छा है, सामान्य है। और अगर हम बात करें, देखिए हाई की कि हाई कितना हो, तो वो आपका 17 से 18। ठीक है, हाईएस्ट आपका 17 से 18 जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आप देख लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत इजी होने के बावजूद भी कई बार हम गलती कर बैठते हैं। जी हाँ, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। तो यहाँ पर राइट है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 37.0 आप कहिए या फिर इसको 37 डिग्री सेल्सियस कहिए, थोड़ा सा आपको पजल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया था इसमें कि आपका 98.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आपका 98.4 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है कि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में हम जल्दी से ये देख लेते हैं 98.6 दिया, चलो 98.6 फारेनहाइट है, तो हमने फारेनहाइट यहाँ पर इसके पीछे एफ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, फारेनहाइट नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में गलती करने के चांसेस बने रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा, छोटी छोटी बातें और काम की बातें रहती है। ये किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। जी हाँ, बॉडी के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज होती है, फंक्शनिंग होती है, उसमें जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसका किससे संबंध है। उत्सर्जन से है, रक्त जमाव से है, प्रजनन से है, वृद्धि से है। चलिए तो राइट, जी हाँ राइट, बिल्कुल रक्त जमाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िएगा। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और जी हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जी हाँ विजिट नहीं किया है, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको मिल रही है यहाँ पर आपको 750 प्लस वीडियोस। यहाँ 750 प्लस वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, जिनके अंदर आपको मिलेगी आपके किसी भी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको वहाँ पर मटेरियल। जी हाँ, मटेरियल आपको मिल जाएगा। वो चाहे एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करें, यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करें, एलटी ग्रेड की तैयारी करें, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट या फिर कोई और आपका एग्जाम्स है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट आपका जो ऑप्शन इसमें बनेगा ये है आपका रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। जी हाँ, बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है और ब्लड के अंदर जो शुगर का कंट्रोल करने का काम होता है वो इंसुलिन का रहता है, ना कि आपके गुर्दे का। गुर्दे का काम होता है कि एक तो जो आपकी ब्लड है उस ब्लड के अंदर पानी कितना रखा जाए, इसको नियंत्रित करने का काम आपका मेनली रहता है किडनी का।
इसके साथ में यूरिया को छानकर शरीर से बाहर करना। जी हाँ, जो यूरिया होता है। और चलिए इसका थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हम यूरिन, जो हमारा पेशाब होता है, और एक ये बोला कि कई हार्मोनों का स्त्रावन करना। जी हाँ, हार्मोन्स भी ये स्त्रावन का काम करते हैं, सेक्रेशन का काम करते हैं हार्मोनल। तो ये है आपकी किडनी का काम। अब बात आती है कि 96%, जी हाँ 96% आपका पानी होता है यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर, और 2% आपकी यूरिया की मात्रा होती है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पेशाब है, यूरिन है, उसके अंदर पानी की अमाउंट कितनी रहती है, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूरिया है वो कितना रहता है। ठीक है, 2% इसकी मात्रा रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें अमोनिया वगैरह भी रहते हैं। ठीक है, तो उनका परसेंटेज अलग अलग रहता है। मेनली जो आपके क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा सही है, ये आपको बताना है। सही कौन सा है, पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, आपके लिए 10 सेकेंड। चलिए, तो आई होप कि आपने क्वेश्चन के जो आंसर है वो पढ़ लिए हैं। और ये यहाँ पर जो राइट बन रहा है ये है आपका कि जो फुफ्फुस धमनी के अलावा सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर को ले जाती हैं। देखिए यहाँ पर फुफ्फुस धमनी को आप इंग्लिश में कहिएगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है जो आपका यहाँ पर, देखिए पल्मोनरी आर्टरी का मैं काम बता देता हूँ। जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, उस राइट वेंट्रिकल में जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उस राइट वेंट्रिकल, आप देखिए राइट वेंट्रिकल कौन सा पार्ट है भाई, हार्ट का। ठीक है, हार्ट का एक चैम्बर है और जो आपके राइट साइड में होता है। ठीक है, मीन्स आपका जो हार्ट है उस हार्ट की राइट साइड। ठीक है, हार्ट के राइट साइड का जो चैम्बर है इसका नाम है राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से आपकी एक आर्टरी जाती है, किसकी तरफ, वो जाती है आपकी लंग्स की तरफ। किसकी तरफ भाई, लंग्स की तरफ, मीन्स फेफड़ों की तरफ जाएगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लंग्स में छोड़ती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसके अंदर रहता है आपका CO2 जिसके अंदर मात्रा रहती है ब्लड के अंदर। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये आपका लंग्स में ले जाया जाता है और लंग्स से फिर आपका जो प्योर ब्लड है, जो प्योर ब्लड फिर आपका जो लेफ्ट, आपका लेफ्ट, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, चलिए मैं यहां वाला नहीं यहां लिख देता हूं, लेफ्ट जो आपका है, ठीक है, लेफ्ट यूरिकल या फिर इसको एट्रियम आप कहिएगा, लेफ्ट एट्रियम। इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर आपका फिर क्या करेगा, जो ब्लड है वो लेकर आया जाता है, जो लेकर आने वाली है लंग्स से, जो लेकर आने वाली है और जो आपके लेफ्ट यूरिकल के अंदर ब्लड को छोड़ती है, इसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन। और यही एक ऐसी वेन है जिसके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडरा टेंडन जोड़ता है, टेंडन किसको किससे जोड़ता है, इजी क्वेश्चन रहेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। कई बार हम हड्डी को हड्डी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला होता है आपका लिगामेंट। चलिए, पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। हड्डी को पेशी से जोड़ने वाला, जी हाँ, हड्डी को पेशी से जोड़ने वाला क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। और पेशी को पेशी से जोड़ने वाला होगा वो क्या होगा। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा पजल करने वाला क्वेश्चन है। अब ये बोल रहा है कि जो कंडरा होती है वो होगी आपकी पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला। अब आप बोलेगे सर हड्डी और पेशी भी तो यहाँ पर निचले वाले क्वेश्चन में भी तो जुड़ रही है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यह है कि कंडरा, अब टेंडन, देखिए जो टेंडन है वो मेनली कंडरा या फिर टेंडन कहिएगा, ये किसका पार्ट है, ये है आपकी मसल्स का। किसका पार्ट है भाई, मसल्स का पार्ट है, मसल्स का एक छोर है जो आपका जुड़ा रहता है किससे, हड्डी से। तो यहाँ पर पेशी को मीन्स मसल्स को हड्डी से जोड़ने का काम कर रहा है, ना कि हड्डी को पेशी से। अगर हम यहाँ पर इस पे टिक मार करते हैं कि हड्डी को पेशी से जोड़ने का काम कर रहा है, तो इट मीन्स कि हड्डी का कोई पार्ट है और वो पेशी से जोड़ने का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। जी हाँ, एक्साइटेड, जो आप बोलते हैं ना कि अरे आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे अंदर उत्तेजना बढ़ रही है, कंपटीशन कर रहा हूँ भाई, डर लग रहा है, एंग्जाइटी आ गई, स्ट्रेस आ गया। तो इस कॉम्पिटिशन्स के टाइम पे जो आप कहिए, ठीक है, या फिर जो शरीर के अंदर आपकी एक्साइटमेंट होती है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है। चलिए, आउटू ग्रंथि है, आपका अग्नाशय है, अधिवृक्क ग्रंथि है या फिर पीयूष ग्रंथि। चलिए, आउटू आपकी थायराइड से रिलेट हो गया है। ठीक है, आपका अग्नाशय, इसको आप पेनक्रिया कहिएगा। अधिवृक्क है, वृक्क मीन्स आपका किडनी है, ठीक है, तो किडनी के ऊपर वाला हो गया, या फिर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। चलिए,
तो राइट, चलिए राइट है यहाँ पर आपका अधिवृक्क ग्रंथि। जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड है, ये आपकी बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाली होती है। चलिए, इसका संबंध आपकी उत्तेजना से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी के कष्ट से किस भाग को अवटु ऊर्ध्वर्ग एडम्स एप्पल कहा जाता है? कष्ट लिखा हुआ, चलिए मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, इसको आप पढ़िएगा क्या, कंठ। ठीक है, चलिए कंठ इसको आप पढ़िएगा। मीन्स जो गला है हमारा, उस गले के अंदर जो एडम्स एप्पल होता है वो होता है आपका अवटु ऊर्ध्वर्ग, आप इसको कहिएगा। ठीक है, किसका पार्ट है, किससे बना है, या फिर किसको कहेंगे? श्वसनी को कहेंगे, मीन्स जो आपकी यहाँ पर जो ट्रेकिया जा रही है उसको कह रहे हैं, या फिर आपकी थायराइड उपास्थि को कह रहे हैं, या फिर क्रिकोइड उपास्थि को कह रहे हैं, या फिर आपके कंठ को आप कह रहे हैं। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट है यहाँ पर आपकी थायराइड उपास्थि। अब देखिए थायराइड उपास्थि मीन्स यहाँ पर जो थायराइड्स आपका यहाँ पर कार्टिलेज इसको कहा जाएगा। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज रहता है ये, जो आपके बॉडी के अंदर जो आपका एडम्स एप्पल है जो गले के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए ऑन एन एवरेज आपने देख लिया होगा, तो ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, लगभग 1350 ग्राम का, तो 1300 से लेके 1400 तक के रेंज रहती है, तो इसमें आपका लगभग के अंदाजन में हम लेके आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? अस्थि कहिएगा, हड्डी कहिएगा। अब नाम सर यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए मेरे पास में डिमांड ज़्यादा यही रहती है कि मोस्ट ऑफ दोज हु आर वॉचिंग, उनकी डिमांड यही रहती है कि जो क्वेश्चन है वो हिंदी में लेके आया जाए, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो नाम है वो हिंदी में ही दिए जाएं। तो चलिए, जो फीमर होती है सबसे लंबी, ठीक है, उसको उरु अस्थि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। जी हाँ, देखिए जो बॉडी के अंदर अगर हम बात करें, जो आपका वायुमंडल या फिर जो आपका एनवायरनमेंट जो बनता है उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, उसके बावजूद भी जो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा कह सकते हैं कि इसकी मौजूदगी रहती है जिसके कारण हमारी बॉडी है वो बिल्कुल आपको एक फॉर्म में दिखाई देती है। अदरवाइज वो जो बॉडी है वो पिचक जाती है। ठीक है, अगर हम बॉडी की बात करें, ये एक बॉडी है, ठीक है, तो पिचक जाएगी। चलिए, तो किसकी वजह से होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर आपकी, जी हाँ, जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो आपका जो सेल्स के अंदर जो आपका तरल पदार्थ होता है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो आपको बिल्कुल स्मूथ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम क्या रहेगा? अब चलिए क्वेश्चन है आपके लिए ये, कितना तापक्रम रहेगा? 98.4 फारेनहाइट, 98 डिग्री फारेनहाइट, या फिर 98.8 डिग्री फारेनहाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए राइट है इसमें यहाँ पर कि इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि 98.6 फारेनहाइट, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 98.6 फारेनहाइट है वो एग्जैक्ट है। अगर आप 98.4 पर क्लिक करते हैं तो इसमें जो आप अगर जो टेम्परेचर है अगर आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा 36.88 डिग्री। ठीक है, 36.88 डिग्री बनेगा। और अगर आप 98.6 से अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका 37 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है, गलगंड को आप घेंगा भी कहिएगा, ठीक है भाई। तो ये बोल रहा है कि जो गलगंड रोग है या फिर घेंगा है या फिर इसको आप थायराइड जो गाइटर इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? आयोडाइज्ड, जी हाँ, आयोडाइज्ड साल्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा और हम खाते भी हैं। ज़्यादा यूज़ भी मत कीजिएगा आयोडीन का, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन फर्टिलिटी है या फिर ये कहेगा कि जो हमारी रिप्रोडक्शन एबिलिटी है उसको भी कम करता है। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं है हमें।
चलिए राइट यहाँ पर कौन सा रहेगा, ऑलरेडी मेरे मुंह से जब मैं क्वेश्चन को बोल रहा था तो एक्सप्लेनेशन में निकल गया था। तो राइट है यहाँ पर थायराइड, ठीक है। और थायराइड में अगर आयोडीन की कमी है तो इसकी वजह से हो सकता है आपको गाइटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? कुसंक्रिया का मतलब है कि अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको मिक्सिडिमा हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि मीन्स जो एड्रेनल ग्लैंड्स है, पेनक्रियाटिक जो पेनक्रिया, ठीक है। और उसके बाद में है आपका लीवर और आउटू, ठीक है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है। किसकी वजह से मिक्सिडिमा होगा? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। राइट की तरफ बढ़ेंगे, राइट है यहाँ पर आपका आउटू ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? जैसे आपका हार्ट है, हार्ट का भी एक पेस मेकर है, ठीक है। और हार्ट का पेस मेकर कौन सा है वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट ये वाला होता है या फिर एज लाइक फिस्ट, फिस्ट होती है आपकी मुट्ठी, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, या फिर जो मैंने अभी साइड में बनाया इस आकार का होता है। चलिए, तो यहाँ पर अंतःस्रावी जो आपकी तंत्र है उसके अंदर, ठीक है, एंडोक्राइन जो आपका सिस्टम है उसमें पेस मेकर किसको कहा जाता है? थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन या फिर एड्रेनालिन। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट है स्क्रीन पर थायरोक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, लीवर में, ब्रेन में, किडनी में या फिर आपके ओवरी के अंदर, गर्भाशय के अंदर। चलिए, तो राइट, बिल्कुल राइट भाई, आपका मस्तिष्क का ब्रेन के अंदर होती है आपकी पीनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में आयोडीन होता है? चलिए, अब तो बिल्कुल यहाँ पर इजी बता पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुके हैं। तो थायराइड ग्लैंड है वो बनाती है आपका कौन सा हार्मोन? जी हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन, तो यहाँ पर इसमें होता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है? जहां एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका बिल्कुल ये कह सकते हैं कि उससे उसके नियंत्रण में नहीं है, उसके बाहर जाकर काम करती है। चलिए, तो कौन सी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। राइट है यहाँ पर पराउटू, और पराउटू को हम कहते हैं पैराथायराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउटू मीन्स थायराइड, पराउटू पैराथायराइड, आदिवृक्क एड्रेनल और पीयूष मीन्स पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड कहते हैं और सबसे छोटी रहती है, तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन ऑप्शंस है उसमें से बाहर हो जाएगा। तो चलिए, फिर भी आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं और 3 ऑप्शंस में से जो राइट बनेगा ये है आपका थायराइड, ठीक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु मीन्स जो टीयर्स होते हैं, जो हमारे आंसू होते हैं, उनका सेक्रेशन करती है? कौन सी ग्लैंड रहेगी? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ग्लैंड दोज हु सेक्रेट द टीयर्स? लैक्रिमल, पीयूष, और यहाँ पर पैराथायराइड, सॉरी थायराइड, और आपकी पेनक्रिया। चलिए, तो राइट है यहाँ पर लैक्रिमल। जी हाँ, लैक्रिमल इज अ रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेट द टीयर्स, ठीक है, आंसुओं को सेक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, स्रावित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? इन विच ऑफ that gland those who lose in old age? चलिए, राइट है आपकी स्क्रीन पर, राइट है यहाँ पर थाइमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सीरीज मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही, इजी थी, मॉडरेट थी, या फिर चलिए बेसिक क्वेश्चंस थे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि कल की सीरीज हो सकता है मे भी आपके लिए फिर हार्ड हो। मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन और उपयुक्त सभी। तो चलिए, राइट है यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। तो चलिए, मुझे स्कोर, जी हाँ, अब आपका टाइम, आपका बोलते हैं ना कि आपका समय शुरू होता है अब, तो आप हमें अभी कर सकते हैं क्या कि आपका जो स्कोर है वो कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने के बाद में कितना स्कोर रहा, पेन और पेपर आपने पास में जरूर लिया था नहीं लिया था वो भी मुझे जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स बिकॉज वी आर हेयर again present for you
one another series, that is difference in मसल्स एंड टाइप ऑफ मसल्स। यहाँ टाइप ऑफ मसल्स के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट क्या है इनके अंदर वो भी हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।